अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राना अदनान शबीर खान, मेरे साथ हैं अहमद मुख्तार और आप देख रहे हैं नुआई फ़िक्र। पाकिस्तान में इलेक्शन की डेट आने ही वाली है इंशाअल्लाह, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त आज हमने सुना कि डॉलर की कीमत थोड़ी ऊपर गई और स्टेट बैंक ने शरह सूद में कोई इजाफ़ा किया। इस पे तफसील जानेंगे अहमद मुख्तार से, क्योंकि पाकिस्तान की माशी और इक़्तिसादी सूरत हाल वो पाकिस्तान के आने वाले इलेक्शन पर बहुत बुरे तरीके से असरअंदाज होगी। ख़ास तौर पर अगर आप गरीब की जेब पर बोझ डालेंगे, आप अगर मिडिल क्लास के तबके की जेब पर बोझ डालेंगे तो उसका असर डायरेक्टली इलेक्शन पर होगा। चलते हैं अहमद के पास। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, आज की मैं कुछ पहले खबरें आपको बताता चलूँ, फिर उस पर मजीद बात भी कर लेते हैं। शरह सूद आया है 31%। 1965 के बाद ये इतना बड़ी तादाद में लोगों को, आप देख लें कि प्राइसेस, आपको भी पता है अमेरिका में क्या हाल है, यहाँ पे भी है। आज स्टेट बैंक ने मीटिंग की और उन्होंने शरह सूद जो है 3% और बढ़ा दिया। एक बहुत बड़ा जंप, इतना बड़ा जंप जो है वो आम दिनों में नहीं लिया जाता, लेकिन इस बार लिया गया। शरह सूद और फिर ये सूद। और आज तीसरी बड़ी अहम या सबसे बड़ी अहम चीज़ ये हुई कि आज रुपए की कदर डॉलर के मुकाबले में एक दिन में तकरीबन 19 रुपए तक गिर गई। 19 रुपए, बहुत बड़ा फॉल है, शायद आज तक नहीं हुआ। पिछले 2-3 दिनों में मिला लें, 2 दिनों में मिला लें तो 24-25 रुपए डॉलर की वैल्यू जो है 1-2 दिनों में बढ़ी है। यानी, और ये कहा जा रहा है कि IMF की कंडीशन थी, IMF की कंडीशन की वजह से यहाँ अच्छी खासी तबाही फेर दी गई है। इसी के साथ साथ सोने की कीमत में एक दिन में 9,400 रुपए, तकरीबन 10,000 के करीब इजाफा हुआ। 2 लाख रुपए पर तोल सोना इस वक्त पाकिस्तान में प्राइस चल रही है। राना साहब, ये कुछ इकोनॉमी की खबरें थी। साथ सागदार साहब ने स्टेटमेंट दी कि हम अगले हफ्ते ही हमारा IMF के साथ मुआहदा हो जाएगा। लग ही रहा है कि ये सारी कंडीशनें पूरी करके IMF के साथ मुआहदे की तरफ चल पड़ेंगे। लेकिन इससे नजर ये आ रहा है कि एक महंगाई की एक बड़ी लहर फिर आने वाली है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये 31% इफरात ज़ोर अभी आया है तो लोगों पे जो इसका इम्पैक्ट है कम से कम 50% अगर लगा ले, नहीं तो 40% दूर है। यानी आधो फर्क है कीमतें, जनरल प्राइस लेवल आधो जो है ना वो बढ़ेगा, और खासतौर पर इंपोर्टेड चीजें, क्योंकि डॉलर की वैल्यू में बहुत ज्यादा फर्क आया है। ये कह लें कि आज की अहम कुछ चीजें थी जिससे नजर ये आ रहा है कि ये चीजें जो हैं वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में, गवर्नमेंट ने पेट्रोल की कीमत भी 5 रुपए कम की है, फॉरेक्स रिजर्व में 500 इजाफा हुआ है, लेकिन ये फैक्टर इतने मैटर नहीं कर रहे जितनी ये चीजें मैटर करेंगी। और इलेक्शन में जो है वो किसका साथ देंगी, किसको ये बर्दाश्त करना पड़ेगा, वाज़ेह हो रहा है कि नून लीग को ही लोग जो हैं इसमें मुद्दे इल्जाम ठहरा रहे हैं। ये कह लें कि इकॉनमी के हवाले से कुछ चीजें थी। बाकी आपके अगले सवाल के बाद फिर मैं बात करता हूँ। जी अहमद, आपने वो शुरू में कहा कि 31% शरह सूद, मेरा ख्याल है आप कहना ये चाह रहे थे कि 31% अफरात ज़र जो है वो ऊपर चला गया, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है, और मेरे ख्याल 1965 के बाद ये मैक्सिमम हाइट को इसने टच किया है। हमें कुछ सियासी सूरत हाल के बारे में भी बताएं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन की तारीख देने के लिए क्या इक़दामात कर रहा है या नहीं कर रहा, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं क्या वो भी इलेक्शन की तरफ सीरियस हुई हैं या नहीं हुई हैं, और हुकूमत क्या पुराने रविश पे ही कायम है और वो इस इलेक्शन की तारीख को रोकने के लिए कुछ कर रही है, या उन्होंने भी अपना मॉडस ऑपरेंडी चेंज किया है। जी राना साहब, सिचुएशन ये रही कि आज ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें तय ये किया गया कि 2 रोज में सदर मुमलिकत को और गवर्नर्स को खत लिख दिए जाएंगे कि इलेक्शन की हमें डेट बताई जाए। हमारे ख्याल में जो अप्रैल का दूसरा हफ्ता है, यानी कि अप्रैल 7 से 14 तारीख, 9 अप्रैल की डेट सदर ने दी थी। अप्रैल 7 से 14 के दरमियान जो है इलेक्शन, अगर हमें आप डेट दे देती हैं तो हम करवा सकते हैं। ये मौजू रहेगा। 5 अरब रुपए हुकूमत से पहले मांगे थे, 20 अरब रुपए और मांगते हैं ताकि हम इलेक्शन फिर करवा सकें और इस प्रोसेस को आगे लेके चल सकें। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट जो है, अगर कह लें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को इलेक्शन कमीशन नहीं मानता किसी भी सूरत में, तो फिर 2 सूरतें नजर आती हैं। एक, उसके ऊपर जो है तौहीन अदालत लागू हो जाएगी, जिससे जो इदारा अब नहीं मानेगा तौहीन अदालत भी उस पर लग सकती है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आर्टिकल 6 भी उस पर लगा दिया जाए, क्योंकि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया होगा। दोनों सूरतों में
جو بھی ہوگا وہ پھنسے گا. تو اس لیے کوئی بھی ادارہ اس وقت یہ کام نہیں کرے گا کہ وہ الیکشن کی راہ میں رکاوٹ بنے. مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنی پارٹی کو کہہ دیا کہ الیکشن کی تیاری کریں. عمران خان صاحب نے تو کل ہی جیل بھروتائی ختم کر کے اس طرف وہ چل پڑے تھے. تو مریم صاحبہ کی بھی آج کی میٹنگ میں ذرا یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بھی تمام پارٹی کو کہہ دیا کہ آپ تیار ہو جائیں. تاہم آج صبح تک یہ بیانیہ رہا کہ 4-3 تک ابھی بھی وہ سٹیٹس ہے. لیکن آج وزیر اعظم صاحب سے آرمی چیف بھی ملے. ہو سکتا ہے ملک کی سیاسی صورتحال تو لازمی بات ہے شاید بحث میں نہ آئی ہو، لیکن اقتصادی صورتحال جو ہے اس پہ شاید کوئی بات چیت ہوئی ہو، یا جو کچھ بھی انہوں نے کہا ملک کے حوالے سے اہم ہوگا. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سچویشن الیکشن کی طرف جاتے بڑی واضح طور پہ نظر آ رہی ہے. اب کچھ چارہ نظر نہیں آ رہا کہ کسی طریقے سے الیکشن کو روکا جا سکے. اب جو آئندہ کی فضا ہے، آئندہ کی صورتحال ہے، وہ پھر الیکشن ہی ڈٹرمن کرے گا. میرا نہیں خیال کہ اب کسی صورت میں الیکشن کو کوئی بھی پارٹی، کوئی بھی ریاستی ادارہ روکے گا. جی رانا صاحب. آج کے وقت کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ اکنامک سٹیبلٹی اور پولیٹیکل سٹیبلٹی ہے. اور میرے نزدیک اگر ہم الیکشن میں جائیں گے، جتنا جلدی الیکشن میں جائیں گے اتنی جلدی پولیٹیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی، اور یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے ٹورڈز اکنامک سٹیبلٹی. کیونکہ گورنمنٹ جو ہے وہ سٹیبل ہوگی اور تمام دنیا کو معلوم ہوگا، تمام جو اقتصادی ادارے ہیں اور فارن انویسٹمنٹ والے لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ اگلے 5 سال کے لیے ہیں اور ایک لانگ ٹرم پالیسی لے کر چلیں گے. جہاں تک مسلم لیگ نون یا گورنمنٹ کا تعلق ہے کہ وہ اس الیکشن کی تاریخ میں کوئی ریزسٹ کریں گے یا نہیں کریں گے، میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ وہ الیکشن کی تیاری بھی بھرپور جاری رکھیں گے، اور وہ پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ کو کچھ کیسز میں انوالو کر کے ان کو ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کریں گے. اس کے لیے پی ٹی آئی کو کمر کس لینی چاہیے اور اس پر ابھی سے سوچنا شروع کرنا چاہیے. میری یہ سوچ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میں اجازت لوں گا بابا جی اشفاق احمد کی اس دعا کے ساتھ. اللہ جی آپ کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.